ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली में आज भी बाढ़ जैसी स्थिति जारी। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया जमानत याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण ने रविवार को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत को बाढ़ के चलते स्थगित कर दिया है। साइबर सुरक्षा के बारे में G20 सम्मेलन आज हरियाणा के गुरुग्राम में संपन्न हुआ और पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन यूएस ओपन BWF सुपर 300 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं लवली निगम। दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज भी बाढ़ जैसी स्थिति और जल भराव की समस्या है। आज सुबह 11 बजे पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान 208.35 मीटर से ऊपर था। यमुना बाजार, राजघाट, ITO, मजनू का टीला, सिविल लाइंस, अर्कीता कॉलोनी में जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति देखी जा रही है। आज सुबह सराय काले खां के पास NH24 पर यातायात बाधित होने की खबर है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लोगों को जल्द ही राहत मिलनी शुरू हो जाएगी क्योंकि पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग ने आज नई दिल्ली में आमतौर पर बादल छाये रहने और हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत में भारी बारिश और ट्रैक पर पानी के कारण 15 जुलाई तक करीब 1200 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। 7 जुलाई से 15 जुलाई के बीच 291 से अधिक मेल एक्सप्रेस और 406 पैसेंजर ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। यात्रियों की परेशानी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 654 मेल और एक्सप्रेस तथा 544 से अधिक यात्री ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इसमें कई ट्रेन निरस्त कर दी गई तो परिवर्तित मार्ग से चली। इसके अलावा कई को परिवर्तित मार्ग से चलाया गया। यमुना में जलस्तर बढ़ने से लाल किला के पीछे की दीवार तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। सलीमगढ़ तथा मंकी ब्रिज के पास जल भराव के कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने लाल किला को बृहस्पतिवार दोपहर बाद से ही बंद कर दिया। ASI के मुताबिक लाल किला के अंदर पानी अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन एहतियातन इसे शुक्रवार तक बंद कर दिया गया है। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। परिस्थिति को देखकर आगे का फैसला लिया जाएगा। कई रास्ते बंद होने से परेशान लोगों को बृहस्पतिवार को प्रगति मैदान की टनल खुलने से राहत मिली। PWD द्वारा इस टनल में से पानी निकालने के बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। इस टनल का रिंग रोड, मथुरा रोड, इंडिया गेट आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 3 दिन पहले इस टनल को बंद कर दिया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह IP बस स्टैंड और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भवन के पास रेन नंबर 12 पर बने INFC रेगुलेटर का दौरा कर जायजा लिया। ये रेगुलेटर कल शाम करीब 7 बजे पानी का भारी दबाव पड़ने पर क्षतिग्रस्त हो गया था। श्री केजरीवाल ने पूरी रात रेगुलेटर की मरम्मत कार्य में जुटे अफसरों और स्टाफ से बात की जानकारी ली और उनके कार्य को सराहा। मुख्यमंत्री ने बताया कि यमुना में बढ़ते जलस्तर से दिल्ली जल बोर्ड का इंद्रप्रस्थ रेगुलेटर क्षतिग्रस्त हो गया। दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, NDRF और सेना की टीमें इसे ठीक कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि शहर में पानी नहीं घुसना चाहिए। इस दौरान राजस्व मंत्री आतिशी और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री सौरभ भारद्वाज भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि यमुना का जलस्तर भी कम होना शुरू हो गया है, लेकिन कल फिर बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। श्री केजरीवाल ने कहा कि ओखला जल शोधन संयंत्र फिर से चालू हो गया है। यमुना नदी में बाढ़ के चलते यह संयंत्र बंद कर दिया गया था। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी ने बाढ़ में फंसी दिल्ली को बचाने की कोशिश करने के बजाय केजरीवाल सरकार द्वारा टकराव और आरोप प्रत्यारोप की ओछी राजनीति करने की निंदा की है। श्री विधूड़ी ने कहा है कि इस संकट के दौर में भी आम आदमी पार्टी की सरकार झूठ बोलने और जनता को गुमराह करने की बाज नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता हर नाजुक मोड़ पर आम आदमी पार्टी सरकार के नकारापन का दंश झेल रही है। श्री विधूड़ी ने कहा कि ITO के पास
ग्रेन रेगुलेटर में आई खराबी को ठीक करने का काम सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने संभाला हुआ है, जिसका मतलब है कि केंद्र सरकार दिल्ली को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। लेकिन केंद्र का आभारी होने या फिर उनकी मदद करने के बजाय दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने वहां पहुंचे उपराज्यपाल के साथ आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिया और ये झूठा आरोप लगाया कि एनडीआरएफ को जल्दी उतारा जाना चाहिए था। श्री बेदुड़ी ने कहा कि सौरभ भारद्वाज झूठ बोल रहे हैं क्योंकि एनडीआरएफ तो पिछले 3 दिन से दिल्ली के बाढ़ग्रस्त इलाकों में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र बदरपुर में जैतपुर विश्वकर्मा कॉलोनी की तरह कई इलाकों में बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ ने ही निकाला है क्योंकि दिल्ली सरकार इस संकट के दौर में कहीं नजर नहीं आई। दिल्ली में यमुना का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज यमुना नदी से सटे सिग्नेचर ब्रिज के पास स्थित राहत शिविरों का जायजा लिया। श्री राय ने राहत शिविरों में ठहरे लोगों के लिए रहने, खाने पीने, शौचालय, मेडिकल सहित सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने यमुना के किनारे सिग्नेचर ब्रिज के पास स्थिति का निरीक्षण किया। संबंधित विभाग के अधिकारियों को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर विधायक गिरीश सोनी भी मौजूद थे। श्री राय ने कहा कि दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि आपदा की इस परिस्थिति में सरकार ने हर तरह के खतरे से निपटने के लिए कमर कस ली है। श्री राय ने दिल्लीवासियों से अपील की कि वो यमुना से सटे इलाकों में न जाएं और आपदा की इस घड़ी में अपनी जान को जोखिम में न डालें। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा आपदा प्रभावित लोगों के लिए करीबन 2700 राहत शिविर लगाए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामलों में आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत की मांग करने से संबंधित याचिकाओं पर आज नोटिस जारी किया। एक रिपोर्ट। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने बीमारी से पीड़ित अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति देने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करने वाली सिसोदिया की याचिका पर भी नोटिस जारी किया है। न्यायालय इस महीने की 28 तारीख को अंतरिम जमानत की याचिका पर विचार करेगी। श्री सिसोदिया इस वर्ष 26 फरवरी से हिरासत में हैं। न्यायालय केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसे 642 टन के वजन वाले प्रक्षेपण यान LVM-3 से भेजा गया। दिन में 2:35 और 17 सेकंड पर इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इसरो के पूर्व अध्यक्ष इसरो के नियंत्रण कक्ष में इस प्रक्षेपण के समय उपस्थित थे। चंद्रयान मिशन में इसरो की लगभग 25 महिला इंजीनियर और वैज्ञानिक सीधे रूप से जुड़े हैं। चंद्रयान 3 के मिशन निदेशक मोहन कुमार और रॉकेट निदेशक बीजू सी थॉमस और अंतरिक्ष यान के निदेशक डॉक्टर पी वीरामुथुविल हैं। एक रिपोर्ट। चांद को और करीब से समझने के लिए भारत के एक और ऐतिहासिक मिशन चंद्रयान 3 ने आज सफल उड़ान भरी। रॉकेट के संचालन के लिए 3 चरणों ठोस ईंधन, तरल ईंधन और अंत में क्रायोजेनिक ईंधन को पूर्ण करते हुए चंद्रयान 3 लगभग 16 मिनट में पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हुआ। चंद्रयान 3 के 3 हिस्से हैं: प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में ले जाएगा। लैंडर का काम चंद्रमा की सतह पर उतरकर उसमें मौजूद रोवर को बाहर निकालना है। रोवर चांद की सतह पर खनिजों सहित कई महत्वपूर्ण जानकारी जुटाएगा। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र की सतह के तापीय गुणों को मापना और भूकंपीय गतिविधि का पता लगाना है। आज इसरो केंद्र में तालियों की गड़गड़ाहट में चंद्रयान 3 मिशन के मुकम्मल होने की आशा साथ में गूंज रही थी। श्रीहरिकोटा से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
चंद्रयान-3 के चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर 23 अगस्त या 24 अगस्त को उतरने की आशा है। ये चांद की सतह पर उतरने का भारत का दूसरा प्रयास है। 2019 में चंद्रयान-2 मिशन आखिरी चरण में चांद की सतह पर उतरने में विफल हो गया था। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि रॉकेट ने चंद्रयान-3 को पृथ्वी की निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसे चंद्रमा की कक्षा में 1 अगस्त से स्थापित करने की योजना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के संदर्भ में भारतीय तारा भौतिकी संस्थान की निदेशक डॉक्टर अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम के साथ विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में डॉक्टर अन्नापूर्णी ने बताया कि चंद्रयान-3 का उद्देश्य रोवर को चांद की सतह पर लाकर कई महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करना है। In this particular mission, the science experiments which were supposed to be carried out in Chandrayaan-2 is repeated. So we have this making use of the orbiter. The lander will land on the moon and set the rover rolling on the surface of the moon to carry out the scientific experiments which are there on the lander as well as on the rover. डॉक्टर अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम ने बताया कि इसरो सौर मिशन आदित्य L1 के प्रक्षेपण की भी योजना बना रहा है। आदित्य L1 सूर्य और सौर कोरोना से जुड़ी जानकारी जुटाने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा। This is a unique mission and it will help us to understand more about the sun, its space weather, that's what we call, and also how we can protect our space instruments up in space against the harmful particles coming from the sun as part of the coronal mass ejections. डॉक्टर अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम के साथ पूरा साक्षात्कार आज रात 9:15 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सहकारिता क्षेत्र में किसान उत्पादक संगठन FPO पर नेशनल मेगा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। उन्होंने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा 1100 नए FPO के गठन के लिए कार्य योजना जारी की है। श्री शाह ने कहा है कि भारत जैसे देश में जहां 65 करोड़ लोग कृषि से जुड़े हैं, वहां नई ऊंचाइयों को छूने के लिए सहकारिता आंदोलन को पुनर्जीवित करना, आधुनिक बनाना और पारदर्शिता लाना बहुत आवश्यक है। साइबर सुरक्षा के बारे में G20 सम्मेलन आज हरियाणा के गुरुग्राम में संपन्न हुआ। सम्मेलन का उद्देश्य NFT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स जैसी नई तकनीकों के युग में साइबर अपराध और सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान निकालना था। एक रिपोर्ट। सम्मेलन के समापन सत्र में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साइबर हमले हर स्तर पर गंभीर और जटिल चुनौतियां उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साइबर जागरूकता बढ़ाने तथा लोगों, संगठनों और समाज की रक्षा के लिए मजबूत नियम और डिजिटल अवसंरचना बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। श्री वैष्णव ने बताया कि देश में हर व्यक्ति तक इंटरनेट की सुविधा सुलभ कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेट कार्यक्रम के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछाने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए गए हैं और अधिक खर्च किए जाएंगे। सम्मेलन में G20 देशों, आमंत्रित देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों और अन्य प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने इंटरनेट गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी की चुनौतियों सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। प्रादेशिक समाचार के लिए मैं कनकलता। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण ने रविवार को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत को बाढ़ के चलते स्थगित कर दिया है। एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि वर्तमान बाढ़ जैसी स्थिति में आम जनता के लिए अपने नोटिसों या चालानों को निपटाने के लिए लोक अदालत के लिए निर्धारित किए गए न्यायालयों में उपस्थिति होने में बड़ी समस्या हो सकती है। इसीलिए इस विशेष लोक अदालत को स्थगित किया गया है। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन यूएस ओपन BWF सुपर 300 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की सुंग शुओ युन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में आज भी बाढ़ जैसी स्थिति जारी। यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण ने रविवार को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत को बाढ़ के चलते स्थगित कर दिया।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।